अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके पास ला रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें आपको आज हम नम्स, आर्मी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस, ईटा, एफएमडीसी, लम्स और जितने भी बेशुमार एंट्री टेस्ट हैं उनके पास्ट पेपर्स आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको अपडेट्स बता दूं, वो ये है कि स्लाइड्स के अंदर थियोरेटिकल पोर्शन होगा लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस है वो आज हम आपको इन वीडियोस की जो ऑडियो एक्सप्लेनेशंस होगी उसके अंदर आपको दी जाएगी। तो काइंडली आप लोग केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ आपको इस वीडियो में आज बताई जाएगी। इसमें जो सबसे पहले अगर हम टाइटल पे फोकस करें जिसमें वो कह रहा है ऑल एंट्री टेस्ट, तो इसमें नम से लेके ईटा, यूएचएस, लम्स जो जमशोरो यूनिवर्सिटी के लिए होता है, इसके अलावा स्टेट जो एजेके के स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं उनके लिए भी ये पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमने जो पास पेपर्स है ये किस किस सब्जेक्ट्स के हैं, ये फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और बेसिकली दे आर मोस्ट हेल्पफुल फॉर द नम्स और आर्मी मेडिकल कॉलेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन नम्स टेस्ट 2020। Let's start the today's video. This video is represented from the NUMS entry test preparation team and the YouTube channel name is Education and Technical Guru। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज वीडियो की फ़र्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फ़िज़िक्स से हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, देन हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नज़र डालेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इसमें जो स्लाइड्स के अंदर जो चीज़ें मेंशन होगी ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नम्स के लिए और यूएचएस के लिए 2020 के लिए दैट आर ऑन द हिट, यानी कि टॉप लिस्ट में है कि दिस विल बी एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक्स। और नम्स के लिए तो कंफर्म है क्योंकि जो हम जिन स्टूडेंट्स को नम्स ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनका हमारे पास एक सिलेबस होता है एंड दैट सिलेबस इज़ प्योरली मेड फॉर द नम्स एंट्री टेस्ट 2020 प्रिपरेशंस। तो ये जो टॉपिक्स है जो आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे दे आर प्योरली फ्रॉम योर नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस सिलेबस। तो ये स्पेशली दिस वीडियो इज़ मेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग क्लासेस फ्रॉम अस डेली दैट आर नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। तो हम वही टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए यही टॉपिक्स जो उनसे आपके नम्स के टेस्ट के लिए भी और यूएचएस टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स से। फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, इससे कितने इसके मार्क्स होंगे पेपर में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नम्स के लिए, वो आज हम आपके साथ डिटेल में शुरू करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िक्स का मैं आपको पैटर्न बताता चलूँ कि वो होता है 40 एमसीक्यूज़। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बायोलॉजी के कितना एमसीक्यूज़ होते हैं, इंग्लिश से कितने होते हैं और किस तरह के उसमें एमसीक्यूज़ होंगे, तो आप इसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देखें जिसमें हमने बायोलॉजी और इंग्लिश को डिटेल में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। अब फिज़िक्स का जो पोर्शन होता है लाइक इधर इट इज़ इन योर नम्स टेस्ट या फिर यूएचएस टेस्ट, तो वो होता है 40 मार्क्स का। अब 40 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नम्स के 2020 टेस्ट में आने हैं और जो हमारे नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के सिलेबस के अंदर मेंशन है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और जब हमने अभी नेक्स्ट मंथ में उनको सब सारी चीज़ें करवानी हैं, तो वो आज हम टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिज़िक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आता है कि व्हाट इज़ वेक्टर एंड हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन जो भी पेपर में क्वेश्चन आपको दिया जाता है, सबसे पहले आप फोकस किया करेंगे उस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में जो आपके पास जो लॉजिक है वो क्या पूछी क्या जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ पर पहले आप फोकस किया करें। तो अब मैं आपके सामने अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ, आप लोग भी अपनी यही टिप्स या यही टेक्निक जो उनसे नम्स के टेस्ट में भी लगाइएगा। अगर क्वेश्चन फोकस करने तो कहता है कि व्हाट इज़ वेक्टर। वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स का यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसका आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है किसी भी वेक्टर्स का। वो वेक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो सारी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ कवर अप करूँगा। सबसे पहले कहता है व्हाट इज़ वेक्टर की डेफिनेशन कह रहा है कि अ वेक्टर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन।
हमारे पास फिज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो टॉर्क है, चाहे वो फ्लक्स डेंसिटी है, इधर जो भी क्वांटिटी है वो या तो स्केलर क्वांटिटी होती है या चाहे वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और इसको डायरेक्शन भी चाहिए होता है। लेकिन जो स्केलर होती है वो ऐसी एक क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिसको लाइक आप ये कह सकते हो उसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो हम वेक्टर की डेफिनेशन पे दोबारा वापस जाते हैं। वेक्टर इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन जियोमेट्रिकली से मुराद ये है कि इफ़ यू जस्ट ड्रा एन एरो ऑन योर पेपर एंड दैट एरो इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्शन, इट मीन्स कि वो डायरेक्शन भी बता रहा है। एरो का जो कॉर्नर जिसको आप एक ट्राइंगल शेप देते हो वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है और ये भी बताता है कि 5 डिग्री नॉर्थ या 5 मीटर नॉर्थ, दैट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका और एक डायरेक्शन भी होती है, तो उस चीज़ को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि वी कैन पिक्चर अ वेक्टर हैज़ अ डायरेक्टेड लाइन। वही चीज़ है जो मैंने भी आप लोगों को एक एरो के बताई है। इधर वो कह रहा है कि एक डायरेक्टेड लाइन होती है, जिसमें आप लोगों ने समटाइम्स नोटिस किया होगा जब ये रोड साइंस होते हैं। अगर वो लेट्स सपोज वो आपको कहता है कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है इस रोड के लेफ्ट साइड पे है, तो आप अगर वहाँ पर रोड पर चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड का एक एरो लगा होता है। एरो जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वो मैग्नीट्यूड का भी इतना डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज़ फ्रॉम इट्स टेल टू इट्स हेड। ठीक है, सबसे पहले टेल आती है और फिर उसके एंड पे हेड होता है। तो ये तो होता है वेक्टर की डेफिनेशन और उसकी मैंने आपके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस कवर की है। लेकिन अब मैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बता दूँ। अगर तो आपको नम्स के पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड फॉर द वेक्टर्स, और वेक्टर आपके पास 2 वेक्टर्स भी हो सकता है, 3 वेक्टर्स भी हो सकता है, तो मैंने आपके सामने जस्ट 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स की ना एक्सप्लेनेशंस कवर की है। तो ये जो नंबर्स ऑफ वेक्टर है ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, लाइक 2 की बजाय 3 हो सकता है, 3 की बजाय 4 5, जितने भी वेक्टर्स होते हैं आपने सिंपल ऐड कर ही जाना होता है। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के नीचे आपने लिखना है, अगर 2 वेक्टर्स हैं आप लिखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर 3 वेक्टर हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। अगर 4 वेक्टर हैं फिर आप एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र, अगर जो भी वैल्यू वो देता है उसको आप ऐड करे जाओगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, लेट्स सपोज आपके पास एक्स की वैल्यू भी 4 है, वाई की वैल्यू भी 5 है। तो अब दोनों 4 का स्क्र 16, 5 का स्क्र 25, दोनों का आंसर आता है, उसका अंडर रूट लेना है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नम्स के पेपर में, यूएचएस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो अब आप ये मैग्नीट्यूड को विदाउट कैलकुलेटर एक अच्छे और कम टाइम के अंदर कैसे सोल्व करोगे, तो इसके लिए आप सबको रिकमेंडेड हम लोग एडवाइस करते हैं कि हमारे इससे पिछली वाली प्रीवियस वीडियो देखें जिसका टाइटल ये था हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल पोर्शन इन योर नम्स और यूएचएस टेस्ट। उस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन होता है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नम्स या यूएचएस टेस्ट में, वो एक अच्छी एक्सप्लेनेशंस के साथ हमने कवर किया है। तो काइंडली आप सब लोग उस प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको उसकी समझ आ जाए कि किस तरह से मैथमेटिकली चीज़ें सोल्व करनी होती हैं बगैर कैलकुलेटर्स के, और किस तरह से एक कम टाइम के अंदर आपने मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को सोल्व करना होता है। ठीक है, इस वीडियो की जो प्रीवियस वीडियो अगर आप हमारे चैनल को ओपन करें एजुकेशन एंड टेक्निकल गुरु को, उसकी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें टाइटल मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल पोर्शन का, उसको देखिए, उसको आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब वेक्टर्स का और उसके मैग्नीट्यूड के बाद फिर फिजिक्स का जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दैट इज़ ऑन द हिट लिस्ट एंड इट इज़ ऑन मेंशन्ड आल्सो ऑन दी सिलेबस फॉर द नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। उसमें हमारे पास आ रहा है कि जो मोशन होता है और जो फोर्स होता है ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके क्या दरमियान के डिफरेंस क्या होता है, और आपके साथ इनकी लाइक डायमेंशंस या उनकी जो डेरिवेशंस होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर अप करूँगा। कहता है कि इन फिजिक्स अ फोर्स इज एन इंटरेक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सीलेंट डेफिनेशन है। बेसिकली फोर्स, आप लेट्स सपोज आपके पास कोई भी चीज़ आपकी तरफ मूव करके आती है या कार आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, अगर आपने उसको रोकना है, उसको अपोज करना है, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो इसी डेफिनेशन में वो यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विथ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स से ये होता है कि आप उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं। लाइक आप देखें कार एक मूव कर रही है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, अगर वो पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, अब आपने उसको अपोज कर रहे हो उसकी स्पीड को, अब उसकी स्पीड जो है वो वेरी भी कर सकती है। तो यही वो चीज़ बता रहा है स्लाइड के अंदर।
which includes to being moving from a state of rest is for example to accelerate a force has both magnitude and direction। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि फोर्स एक स्केलर है या वेक्टर। अगर आप नोटिस करें फोर्स हमेशा इसकी एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक इसके डायरेक्शन भी होते हैं। तो मैंने अभी आपके प्रीवियस स्लाइड में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और जिसकी डायरेक्शन भी होगी उस क्वान्टिटी को आप क्या बोलोगे, उसको हम लोग वेक्टर क्वान्टिटी बोलेंगे। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए आप मोशन को और फोर्स को एक अलग टर्म रखें। मोशन एक बेसिकली रिलेट करता है किसी चीज़ की मूवमेंट की वजह से। जब हम उस मूवमेंट को रोकते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर फोर्स। तो अब आप लोगों को आई थिंक तो हमारी एक्सप्लेनेशन से जो फोर्स और मोशन है उनका डिफरेंस और उनकी एक्सप्लेनेशंस समझ आ गई होगी। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स, मेरी बात है आप लोग याद रखिएगा, नम्स से यूएचएस के पेपर में ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपकी बुक्स में हो वही पेपर में आए। समटाइम्स एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ सकती है। लाइक फोर्स है, आपको सबको पता है कि न्यूटन यूनिट है, लेकिन बहुत सारे कम स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि जो पाउंडल है, इसके अलावा पाउंड फोर्स है या डाइनी है, वो किसके यूनिट है। तो आप लोग लिख लें, हमने स्लाइड के अंदर लिख दिया है जिसमें हमने हेडिंग दी है अदर यूनिट्स इज इक्वल टू DYNE डाइनी, पाउंड फोर्सेस एंड द पाउंड्स एंड द किप। ठीक है, दिस 4 आर आल्सो द अदर यूनिट्स ऑफ द फोर्स दैट वी कैन से इंस्टेड ऑफ योर न्यूटन। उसके बाद इसका जो ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज़ योर न्यूटन। लेकिन आप अगर कहते हो कि अदर यूनिट में लिखना है दैट इज़ योर डायनी और किप एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप अपने डेरिवेशन कैसे करनी है फोर्सेस के, वो आप इसका फार्मूला यूज़ कर सकते हो दैट इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ आइजैक न्यूटन। ठीक है, दैट इज़ F इक्वल टू M। समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सेकेंड लॉ क्या था। ठीक है, उसमें फोर्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे तो आप इस तरह फार्मूले के थ्रू बता सकते हो कि F इक्वल टू M में। तो गाइज़ ये था सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फिजिक्स। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने ये बताना है कि जो वर्क होता है और जो एनर्जीज होता है इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप से यहाँ हमें ये मुराद है कि इनके दरमियान यानी कि क्या वेरिएबल क्या है, कि यानी कि एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरे में क्या इफेक्ट होता है। तो उस चीज़ को मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, केयरफुली और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द वर्क एंड द काइनेटिक एनर्जी आल्सो नॉन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप लोग इस चीज़ से मत घबराइएगा कि ये तो हमारी एफएससी प्री मेडिकल की बुक्स में मेंशन नहीं है। मैंने आप लोगों के सामने स्लाइड्स में मेंशन कर दिया ताकि आपको इसका इल्म हो जाए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ योर आल्सो कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्क एंड द काइनेटिक एनर्जी। Yes, it states that the work done by the sum of all the forces acting on a particle equal to the change in the kinetic energy of the particles। एक बहुत अच्छी और एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि जो टोटल जो वर्क डन होता है, ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको अपने उसका वर्क डन करना है, तो कहता है कि जो वर्क डन होता है ना वो बेसिकली सम होता है जितने भी पार्टिकल होते हैं, लाइक जितने भी उस काम करने के लिए आपको जितनी भी एनर्जीज आपको लग रही होती है उन सबको जब हम सम अप करते हैं, उनको ऐड अप करते हैं, दैट इज़ योर वर्क डन। लेट्स सपोज आप एक काम कर रहे हो, उसके लिए आपको 5 बार एनर्जी लगी है। लेट्स सपोज आपको 1 2 3 4 5 कहते हो। जब हम 1 2 3 4 5 को ऐड करते हैं, ऐड करके जो हमारे पास सम आता है दैट इज़ कॉल्ड योर वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली रिलेट कर रहा होता है किसी चीज़ की मास या उसकी वेलोसिटी से, फिर उसकी मोशन से। लेकिन जो आपके पास वर्क है ना वो जस्ट रिलेट करता है टोटल जो आपने वर्क किया होता है। ठीक है, तो इसके दरमियान आप डिफरेंस जो है वो ध्यान से और केयरफुली सुने। हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज एज रिजल्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क। उसके बाद एनर्जी के बारे में क्या कह रहा है? एनर्जी कहते हैं एनर्जी शुड बी ट्रांसफॉर्म टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट। ये तो हमें सबको पता है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नीडेड इन व्हेन यू हैव टू मूव एन ऑब्जेक्ट, सो द एनर्जी शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड और यूज टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट। उसके बाद कहते हैं दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क और वर्क डन। ये तो वही चीज़ ऊपर मैंने आप लोगों से एक्सप्लेनेशन दी है। रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एंड एनर्जी इज डायरेक्ट, दैट इज द डिफरेंट इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको वर्क डन बताना था। ठीक है, फिर आपको मैंने ये बताना था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखें ताकि इस इंपॉर्टेंट चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस की समझ आए और उन चीज़ों का भी आपको पता चले जो आप लोगों की बुक्स में मेंशन नहीं है।
उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा सेकंड जो नंबर में फिज़िक्स का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आता है फिज़िकल ऑप्टिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की समझ में नहीं आती, तो आज हम आपके साथ इसके एक बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन पेश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से और केयरफुली सुनते जाइएगा और बेहतर है कि आप इसको लिखते जाएँ। अगर हम शुरू करते हैं तो कहता है कि जो प्रिंसिपल है या यूजेस, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि फिजिकल ऑप्टिक्स क्या बताएं तो कैसे बताओगे, लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना फिजिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। बजाय इसके कि पहले हम यूजेस या उसके प्रिंसिपल की तरफ जाएं, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल ऑप्टिक्स होता क्या है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स जो सा होता है ना, इसका दूसरा नेम होता है वेव ऑप्टिक्स। इसको भी आप लोग बार बार सुनिए, क्योंकि समटाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल ऑप्टिक्स का सेकंड नेम क्या है। दैट इज़ योर वेव ऑप्टिक्स। अगर हम इसको डिफाइन करना है, इट इज़ डिफाइंड इज द ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स दैट स्टडीज इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड द अदर फिनोमिना फॉर विच द रे अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड। इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं फिजिक्स की गाइस, वो एक्सप्लेन की गई है। तो केयरफुली ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आप लोगों के सामने हर एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो मैंने आप लोगों के सामने अभी एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। इसकी मैं डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं अभी आप लोगों के साथ अगली स्लाइड में शेयर करूंगा, लेकिन पहले हम इस स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि जो ऑप्टिक्स होती है इसमें इट इज स्टैंडर्ड वे ऑफ एस्टिमेटिंग द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स इन रेडियो। द अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द सम इफेक्ट्स that resemble the optical effects. It models several interference, diffraction, polarization effects, but not the dependence of the diffraction on polarization. तो एक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल और एक अच्छी डेफिनेशन लिखी है जो आप लोगों को हमेशा लाइफ में याद रहेगी। लेकिन मैं आपके बारे में उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। फिजिकल ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अब बहुत से स्टूडेंट्स को मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही होगी कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या होता है। आप लोग इस चीज़ से घबराएं मत, ये आप लोगों की फिजिक्स की बुक्स में मेंशन है, लेकिन आप लोगों को अगर वो डेफिनेशन नहीं समझ में आती तो अभी मैं आप लोगों के साथ उसकी एक बहुत ही अच्छी और आसान डेफिनेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें जो हमारे पास डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे। कहते हैं कि डिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ बीम ऑफ लाइट और अदर सिस्टम ऑफ द वेव्स इज सेपरेट आउट एज अ रिजल्ट ऑफ पासिंग थ्रू अ नैरो अपर्चर। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखिए गाइस। लेट्स सपोज आपके पास ना एक लाइट है, चलिए एग्जांपल मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले डिफ्रैक्शन के डेफिनेशन क्लियर कर दूँगा। डिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लाइट वेव या साउंड वेव कुछ भी कह सकते हो, जब वो डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स का मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना। डिस्पर्स और डिस्टॉर्ट में फ़र्क होता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टूट जाना। डिस्पर्स का मतलब होता है उस चीज़ का स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। तो डिस्पर्जन एक वो प्रोसेस होता है जिसके एग्जांपल मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स सपोज आप एक कमरे के अंदर एक बल्ब लगाते हो, आप बल्ब इंस्टॉल करते हैं, जब बल्ब का स्विच ऑन करते हैं उसमें करंट फ्लो करता है, उसका वोल्टेज डेवलप होता है, फिर पूरे कमरे में लाइट डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर आप उस बल्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टेकल रखते हो तो उससे क्या होता है, लाइट का पाथ इफेक्ट होता है, लाइट का पाथ रुक जाता है और लाइट जो सा होता है उस ऑब्स्टेकल के अराउंड अबाउट जो सा है ना वो स्प्रेड कर जाती है। तो ये जो स्प्रेड ऑफ लाइट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी ऑब्स्टेकल और अपर्चर, दिस इज कॉल्ड योर डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन जो मैंने भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है, इसको बार बार सुने ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ में आए। अब बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन में आपके बारे में बता दूं कि पोलराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है दैट कम्स फ्रॉम द साइंस, ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व्स द लाइट रेडिएशंस और द मैग्नेटिज्म मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। गाइस आप इस डेफिनेशन का ना जस्ट दो आखिरी जो दो वर्ड्स हैं इस पे फोकस करें, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें पोलराइजेशन का जो दूसरा जब मतलब ही आप ये कह लो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब आप किस चीज़ को पोलराइजेशन कह सकते हो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। पोलराइजेशन उस चीज़ को पोलराइजेशन कहते हैं जिसमें जो लाइट की जो बीम्स होते हैं, साउंड की जो वेव्स होते हैं, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, उनकी एक सेम मैग्नीट्यूड होता है, इनकी सेम रेडिएशन टाइप होता है, उस चीज़ को आप पोलराइज बोलते हो। ठीक है, पोलराइजेशन का आखिरी वर्ड कह रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर अब कोई भी लाइट है जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, कोई साउंड है जिसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, दैट यू कैन से दैट दिस इज द पोलराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसी तरह पोलराइजेशन की भी और डिफ्रैक्शन की भी एग्जांपल को बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी एग्जांपल क्या है। नम्स के पेपर में और यूएसएस के पेपर में आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एग्जांपल, उसकी मिसाल पूछी जा सकती है।
कहता है कि अंडर वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ अ टर्टल, ठीक है, और इसके अलावा मिरर इज द इमेज ऑफ द सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स अ फेस दैट लुक्स लाइक अ वाटर अबव एज अ मिरर। गाइस इसमें ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी एग्जांपल्स बता रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको कोई ऑब्जेक्ट रियल में होते हैं लेकिन आपको उसका जस्ट इमेज नजर आ रहा होता है। तो देखिए लेट्स सपोज एग्जांपल दी है कि जो भी चीज़ पानी के नीचे होती है, टर्टल होता है, उसका इमेज आपको ऐसा लग रहा था जैसे दैट इज फ्लोइंग ऑन द अपर साइड ऑफ द वाटर। इसी तरह जो मिरर होता है, जो हम लोग जिसपे हम लोग शीशा वगैरह अगर हम उस पर जो रेडी होते हैं, हमें इट इज़ लुकिंग लाइक दैट रियल इमेज इज फॉर्मिंग ऑन योर मिरर। तो दैट इज़ योर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एग्जांपल्स ऑफ योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फिजिक्स। सो आप सब स्टूडेंट्स जो नम्स या यूएचएस में अपीयर हो रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार देखें ताकि आप लोगों को इसकी समझ में आए। लेकिन अभी वीडियो यहाँ पे एंड नहीं हुई, अभी आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। वो है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री क्या होती है, उसके कितने एमसीक्यूज़ होते हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज़ या कौन कौन सा पोर्शन है जो नम्स के टेस्ट में या यूएचएस के टेस्ट में 2020 वाले में आने लगा है। तो आप लोग केयरफुली और ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत ही ज़रूरी पोर्शन है, तो काइंडली और केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहले कहता है कि केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो पहला टॉपिक है जो नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के सिलेबस के अंदर मेंशन है, वो कहता है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है एंड और उसकी क्या इलस्ट्रेशन है हाइड्रोजन के लिए। मैंने आप लोगों के सामने जस्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो लास्ट ईयर भी नम्स के टेस्ट में आया था, दैट इज़ द इलस्ट्रेशन फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ योर हाइड्रोजन। तो मैं अभी आप लोगों के साथ उसका स्ट्रक्चर ईजीली और एक कंसेप्चुअल वे में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि वो क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। Structure of an atom, the theoretically consisting of a positively charged nucleus surrounding and neutralized by the negatively charged electrons revolving in orbits at a varying distance from the nucleus. The constitution of the nucleus and the arrangement of the electrons different with various chemical elements. Guys, just theory portion जो लिखा हुआ है उस पर फोकस ना करें, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसको काइंडली केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। डेफिनेशन जो मैंने लिखी है आपकी स्लाइड्स के अंदर, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी एलिमेंट के, उसके एटम के, उसका स्ट्रक्चर बताता है। अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, देखिए एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है सर्कल, उसके बाद उसके आउटर शेल्स होती हैं, सर्कुलर शेल्स होते हैं जिसको आप लोग ऑर्बिट्स बोलते हो, उसके अंदर एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस होता है, जब हम उनको स्टडी करते हैं या उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो कह सकता है कि जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको इलस्ट्रेट करो। इलस्ट्रेट का मतलब होता है कि उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देना। तो अब अगर हम देखें, हाइड्रोजन एटम इज़ एन एटम ऑफ द केमिकल एलिमेंट हाइड्रोजन। उसमें कहता है कि द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम कंटेन्स अ सिंगल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो गाइस यहाँ तक वो हमें ये बता रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ हाइड्रोजन, और उसके एटम के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, या फिर सिंगली नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो उसके आउटर शेल में बाउंस हुए होते हैं उसके न्यूक्लियस के आउटर शेल्स में, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसके आइसोटोप्स को हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैथ स्टडी करें, दैट इज़ 1.00782 एटॉमिक मैथ इन AMU भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन सा, दैट इज़ प्रोटियम, ट्रिटियम और इरिडियम, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो, कहते हैं कि कितने प्रोटॉन्स होते हैं आपके हाइड्रोजन में, तो वो हमारे पास आ रहा है टोटल 1, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, दैट इज़ H1। अब H1 से क्या मुराद है, अगर तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है अपने वाटर की लाइक ऑक्सीडेशन अब ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप हाइड्रोजन का क्या वैल्यू यूज़ करोगे, 1 क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि उसका जो चार्ज नंबर है वो 1। इसी तरह अब हर एलिमेंट के उसका जो चार्ज नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए, वो आप लोग इस तरह से मालूम करते हो।
तो अगर आप हमारे साथ नम्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो तो अभी आप लोगों के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स शेयर करेंगे जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग एज इट इज़ याद कर लें, क्योंकि वही टॉपिक जो है आपके ऑक्सीडेशन नंबर मालूम फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर हम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मिस अप कर देते हैं डिफरेंट पाई सिग्मा बॉन्डिंग से, लेकिन अभी हम जो आज को आपको एक्सप्लेनेशन देंगे तो उससे आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, और फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी शेयर अप करूंगा। केमिकल बॉन्ड्स आर फोकस दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्सेस होती है जो एटम्स को ना आपस में बाउंडेड रखती है। बाउंडेड का मतलब है उनको जोड़े रखती है। टू मेक द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो एटम से बन के मिलता है। लाइक लेट्स सपोज आप कह लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है, किससे बना है? ये कार्बन के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से बना है। अब कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कैसे बाउंडेड हुआ है? वो बाउंडेड हुआ है थ्रू अ केमिकल बॉन्डिंग। अब आपको मेरी एग्जाम्पल के साथ केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आई है, लेकिन अभी बात एंड नहीं होती। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो ये है कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो या तो कोवलेंट भी हो सकते हैं, पोलर भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं। इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स है जो पेपर में पूछा जाता है, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड्स। उसके बाद कह रहा है एटम्स विद रिलेटिवली सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज शेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम आर कनेक्टेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें जस्ट एक कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जांपल बताइए कि जिसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होती है, वो उनमें जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवलेंट। लेकिन अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज देखिए सोडियम क्लोराइड है, ये एक कंपाउंड है, किससे बना है? ये सोडियम से बना है और क्लोरीन के एटम से बना है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो सोडियम and chlorine are the ions of your सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो इससे हमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस मिलते हैं, इसलिए जो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। इसके और एग्जांपल आप ले लो लिथियम, इसी तरह लिथियम जो होता है पॉजिटिव होता है, फ्लोराइड आपका जो नेगेटिव होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्लस डेफिनेशन फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ, वो होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, और इसी तरह जो इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है गाइस। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स आप लोगों की केमिस्ट्री के बुक्स में नहीं मेंशन होगा, इसलिए इस स्लाइड्स को केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा। कहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी हैज द मेजरेबल एंड द क्वांटिटेटिव फिनोमेना एंड आइडेंटिफाइबल केमिकल एनर्जी और चेंज विद ईदर इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर्ड और एन आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल चेंज और वाइस वर्सा। इस चीज़ में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बेसिकली या केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एक प्रोसेस करने के लिए, जिस प्रोसेस के थ्रू हमें एक आइडेंटिफाइड केमिकल चेंज के बारे में एक्सप्लेनेशंस मिलती है। लेकिन मज़ीद इसमें मैं आपको बताऊं कि जो कोवलेंट बॉन्ड जो सेकंड हेडिंग है इस स्लाइड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों की बुक्स में मेंशन नहीं है, तो अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स क्या होता है तो आप लोग घबराइएगा मत कि ये बुक में नहीं है, तो मैं भी क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ स्लाइड्स में शेयर कर दूँगा। तो जो इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये दूसरा नाम है, किस बॉन्ड का दूसरा नाम है? आयनिक बॉन्ड्स का। आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड्स एंड द टाइप ऑफ द लिंकेज formed from the electrostatic attraction between the oppositely charged ions। वैसे oppositely charged ions से क्या मुराद है कि एक आयन पॉजिटिव होता है और दूसरा आयन नेगेटिव होता है। अभी अगर आप ऊपर आप पिछली स्लाइड्स मेरी अच्छी तरह चेक करो, अगर आपने केयरफुली सुना हो, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड्स की दो एग्जांपल बताई थी। सोडियम क्लोराइड की पिछली स्लाइड चेक करें जिसमें केमिकल बॉन्डिंग लिखा हुआ है, उसमें आपको सोडियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड मैंने आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह इस स्लाइड में भी जो उनसे आयनिक बॉन्ड्स की एग्जांपल वो ये कह रहा है कि वो बॉन्ड जो एक अट्रैक्शन से बनता है, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली यानी कि ऑपोजिटली चार्ज आयन से, ठीक है, और उस बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवलेंट या आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। सच ए बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन द वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम परमानेंट टू अनदर एटम। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली आयंस हो या ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो, इसमें ये भी होता है कि जो आयंस बनते हैं वो
एक ड्यू टू या शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, लाइक लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड था आपके पास। अगर आप मेरी प्रीवियस आपने जो सी 2-3 मिनट पहले जो मैंने स्लाइड बताई अगर अच्छी तरह सुनी है तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जब उनके दरमियान जब बॉन्डिंग हो रही होती है दैट इज़ नॉट ओनली ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बट उसमें ये भी होता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के अंदर शेयरिंग हो जाता है, उसकी वजह से भी जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बोलते हैं। और आयनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम जो है ना दैट इज़ योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है जो नम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएसएस के लिए भी, वो है हमारे पास है रिएक्शंस काइनेटिक्स। गाइस रिएक्शंस काइनेटिक्स क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशंस क्या है और इसके अलावा इसको कैसे मालूम करना है, तो आखिरी स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने केयरफुली और ध्यान से सुनना है। मैं अभी आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी और एक एक्सप्लेन्ड और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये जो आखिरी स्लाइड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से और केयरफुली सुनिएगा। कहता है कि रिएक्शंस काइनेटिक्स क्या होता है और उसको हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके नम्स के लिए भी, यूएचएस के लिए भी, एफएमडीसी के लिए भी, इटा के लिए भी और सिंध के स्टूडेंट्स जो लम्स में जमशोरा या दाओ या आगा खान का टेस्ट देना तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि रिएक्शंस काइनेटिक्स अ केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो नोन एज एन रिएक्शन काइनेटिक्स। अगर आपको पेपर में ये चीज़ है, मैं आपको सेकंड नेम बता रहा हूँ ना हर स्लाइड के अंदर, अगर आपने मेरी पिछली स्लाइड अच्छी तरह स्टडी की है, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड्स का दूसरा नाम बताया, इसी तरह पिछले टॉपिक्स का भी दूसरा नाम बताया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स यही चीज़ें आपको क्वेश्चन आ जाती हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस काइनेटिक्स का दूसरा नाम याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब कहता क्या है इसमें, वो कहता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज़ कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री में जिसमें जो हम लोग हमारा केमिकल रिएक्शन होता है हम उसके रेट को आप रेट कह सकते हो या उसकी जो स्पीड होता है कि किस स्पीड से वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ को हम लोग कवर अप या उसको स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर रिएक्शंस काइनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ वो हमें ये बता रहा है इट इज़ टू बी कॉन्ट्रास्टेड विद द थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती वो ये कर लेते हैं कि वो रिएक्शंस काइनेटिक्स को या केमिकल काइनेटिक्स को वो हमेशा मिक्सअप कर लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के साथ। तो केयरफुली ध्यान से सुने कि थर्मोडायनामिक्स एक अलग टॉपिक है और रिएक्शन काइनेटिक एक अलग टॉपिक है। अगर आप थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो इसी चैनल के ऊपर देखें जिसमें हमने फेजेस का टाइटल है, उस फेजेस की स्लाइड्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स को हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है उसके फंक्शंस के साथ, ठीक है। तो रिएक्शंस काइनेटिक जो होता है बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है, लाइक लेट्स सपोज आप वाटर बना रहे हो जिसमें आप एक वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो तो उससे वाटर बन रहा है, तो उससे हम ये चेक करते हैं कि जो वाटर बन रहा है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, कितने टाइम से बन रहा है, चाहे कि उसमें कितना टेम्परेचर कैटलिस्ट वगैरह चाहिए, उस सारी स्टडी को बोला जाता है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। तो रिएक्शन काइनेटिक को आप थर्मोडायनामिक्स के साथ मिक्स कभी ना करें। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आने लगी है, ठीक है, केयरफुली सुने। इट इज़ टू बी कहता है कि विच डील्स विद द डायरेक्शन विच अ प्रोसेस अकर बट इन सेल्फ नथिंग अबाउट इज रेट, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता रहा है कि रेट के बारे में नहीं बताता। अब जो नीचे एक पिक्चर मैंने आप लोगों को बताई है जिसमें मैंने एक रेट फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, वाइट का कॉलम्स है, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ठीक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अभी जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये वो मैथमेटिकल पोर्शन है केमिस्ट्री का जो आपको ये बताता है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट के फॉर द एनी केमिकल रिएक्शन। अगर आपको पेपर में कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया जाता है तो हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होता क्या है, रेट कांस्टेंट को आप हमेशा के से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप के को आपने कैसे मालूम करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ उसका फार्मूला शेयर करता हूँ। लेट्स सपोज आपको केमिकल रिएक्शन दिया गया था ए, कैपिटल ए, देखिए जो मैंने लिखा हुआ है A+B एरो C+D। लेट्स सपोज ये आपका केमिकल रिएक्शन था और जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी लिखा हुआ है दैट इज द कंसंट्रेशंस ऑफ योर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रेट, दो वर्ड अलग होता है, एक वर्ड होता है रेट, दूसरा वर्ड होता है रेट कांस्टेंट। रेट का अलग फार्मूला है और रेट कांस्टेंट का अलग फार्मूला, ठीक है, इसमें आप लोगों ने मिक्सअप नहीं होना। अब जो रेट का फार्मूला दैट इज इक्वल टू रेट इक्वल टू के ब्रैकेट ए
उसके ऊपर आपने उसकी कंसंट्रेशन लिख देनी है एक्स। लेट्स सपोज जो आपने ए डाला है उसकी कंसंट्रेशन एक्स है, इसी तरह आपने इसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज बी की कंसंट्रेशन वाई है। जो वाई है या एक्स है ये बेसिकली स्केयर है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू थी 2 मोल्स पर डायमीटर क्यूब, उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो लेट्स सपोज 5 थी। तो 2 का जब आप 5 का जो लेते हो उसको यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, तो ये आई थिंक सो आंसर आ जाता है हमारे पास 16 टाइम्स आता है, जो जितना भी आता है, ठीक है, 32 आता है, 16 आता है, तो इस तरह से वो आंसर है। इसी तरह आपने बी के कंसिडर अगर 5 है, उसका स्केयर 2 है, उसकी यानी कि वाई की वैल्यू 2 है, तो 5 का यानी कि आपने स्केयर लेना है, तो 5 का स्केयर 25 हो जाएगा। अब अपने 25 को जो ए एक्स का आंसर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, रेट मालूम कर सकते हो। अगर तो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुने, रेट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, उसका क्या अलग फार्मूला है वो अभी मैंने नीचे लिखा है, देखिए रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय ए डॉट एक्स डॉट बी डॉट वाई। रेट वही जो भी ऊपर मैंने आपको मालूम करके दिखाया है, आपने उसको डिवाइड कर देना है वापस ए एक्स और बी वाई की रेशियो से, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आप लोग रेट क्वेश्चन रेट। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो रेट और रेट कांस्टेंट के लिए सेम फार्मूला पेपर में लेके आते हैं, लेकिन एज सच कुछ भी नहीं है। लेकिन सम हाउ ना जो सा माइनस या पॉइंट की फॉर्म में सम हाउ आंसर इसका वेरी भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने केयरफुली कंसनट्रेशन, उसका स्केयर, उसका जो वैल्यूज़ है वो अच्छी तरह पुट करनी है, और ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आए। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नम्स के और यूएचएस के, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग ये मत समझिए कि यहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं ये वो टॉपिक्स थे जो नम्स के लिए भी, यूएचएस के लिए भी, ईटा के स्टूडेंट्स के लिए भी, लम्स सिंध यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी, एफएमडीसी के लिए भी, और जितने किस्म की भी एंट्री टेस्ट है जिसमें आगा खान आता है या दाव का आता है या स्टेट एंट्री टेस्ट, उन सब एंट्री टेस्ट के लिए जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो यही हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन स्लाइड्स को, इन वीडियो को ऑलमोस्ट 10 या 15 बार देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन आए। और अब मैं उन अपने नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो जिनका थर्सडे का क्विज़ है, ट्यूशन वाले स्टूडेंट जो उनसे जिनका थर्सडे क्विज़ आप लोगों के लिए कंपलसरी है कि इस वीडियो को एटलीस्ट 10 टाइम्स देखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्सडे के क्विज़ के लिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स इसको बार बार देखें। और काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब का बटन दबा दें, नीचे रेड फॉर्म में आपको शो हो रहा है, इसको सब्सक्राइब, इसको प्रेस कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम नम्स की टेस्ट की डेट बताएंगे वो भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें उन सब अपने दोस्तों के साथ जो नम्स या यूएचएस के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।